सभी अध्येताओं को सुप्रभात। 2021 संस्कृत विषय आधारित रीट प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय आधारित रीट प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। हमारी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, अस्मासु इति पदस्य प्रकृति अस्ति। आपको बताना है कि अस्मासु इति पदे, अस्मासु इति पदे यानी जो अस्मासु पद है इसकी प्रकृति क्या है, इसमें मूल पद क्या है। तो आपको अस्मासु पद में प्रकृति बताना है कि इसमें कौन सी प्रकृति है, इसका मूल पद क्या है। तो यदि हम इसमें चार विकल्प देखें तो पहला विकल्प है इदम, दूसरा है अस्मत्, तीसरा है एतत् और चौथा है अदश। तो इस प्रकार अस्मासु शब्द है। यदि हम अस्मत् शब्द को बोलेंगे तो अस्मत् शब्द रूप को बोल के सप्तमी विभक्ति में आएंगे तो एक वचन में होगा मई, द्विवचन में आवयो और बहुवचन में अस्मासु। तो यह पूछ रहा है कि अस्मासु इति पदे प्रकृति अस्ति, तो इदम भी नहीं होगा और एतत् भी नहीं होगा, अदश भी नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा अस्मत्। हमारा अगला प्रश्न है, लिख धातु लोट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भविष्यति। तो हमारे पास धातु क्या है, लिख धातु है और लकार कौन सा है, लोट लकार है, पुरुष है उत्तम पुरुष, वचन है बहुवचन। तो हमारे पास चार विकल्प हैं, लिखाम, दूसरा लिखंतु, तीसरा लिख, चौथा लेखिशत। तो लिख धातु को लोट लकार में बोलेंगे और उत्तम पुरुष में आएंगे तो लिखतु, लिखताम, लिखंतु, मध्यम पुरुष में लिख, लिखतम, लिखत, उत्तम पुरुष में होगा लिखानी, लिखाव, लिखाम। तो इस प्रकार से इसमें कितने नंबर विकल्प सही हो जाएगा, इसमें एक नंबर विकल्प सही हो जाएगा, लिखाम, लिखाम सही हो गया। तो लिखंतु भी गलत हो गया, लिखत भी गलत हो गया और लिखिशत भी गलत हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, लिखाम यह सही है। अगला प्रश्न है, वह हमारी कक्षा है इति वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद है भविष्यति। तो प्रश्न क्या है, वह हमारी कक्षा है। तो आपको बताना है कि वह हमारी कक्षा है, इस पद का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो वह हमारी कक्षा है, इति वाक्य है, संस्कृत अनुवाद है भविष्यति। तो हमारे पास चार विकल्प हैं, पहला है स अस्माकं कक्षा अस्ति, दूसरा स मम कक्षा अस्ति, तीसरा विकल्प है सा आवयो कक्षा अस्ति, चौथा है सा अस्माकं कक्षा अस्ति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह हमारी कक्षा है, तो हमारा जो संज्ञा पद है वो है कक्षा और सर्वनाम है वह। तो जब संज्ञा स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग आएगा सा, और इसमें संबंध बताया गया तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, और इसमें अस्माकम यानी मम आयु अस्माकम बहुवचन में आ जाएगा, अस्माकम एक वचन है कक्षा और एक वचन है तो आएगा अस्ति, सा अस्माकम कक्षा अस्ति। तो इस प्रकार से इसमें चार नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालका खालिस्तान क्रीडन्ति रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। बालका कर्ता दे रखा है और इसमें क्रिया धातु भी दे रखी है, क्रीडन्ति बहुवचन। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पहला है कंदुकाय, दूसरा है कंदुकम, तीसरा है कंदुकेन, चौथा है कंदुकस्य। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि बालका क्रीडन्ति रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। तो यहाँ हम देखें, कारक देखें तो साधकतम कर्णम, कर्ण तृतीया। तो जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं, और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति आती है। तो कंदुकाय भी नहीं होगा, कंदुकम भी नहीं होगा, कंदुकेन हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंदुकेन। बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, बालक गेंद से खेलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, निश्चय इति पदे उपसर्ग अस्ति। यह कह रहा है कि जो निश्चय पद है, इस निश्चय पद में आपको उपसर्ग बताना है। तो पहला है निस, दूसरा है नि,
तीसरा है निश, चौथा है निश। निश उपसर्ग नहीं होता है, निश भी उपसर्ग नहीं होता है, नि उपसर्ग होता है, लेकिन इसमें निश्चय यानी आगे श दे रखा है, तो इस प्रकार से नि तो भी नहीं होगा, निश या निश्चय पद में निश उपसर्ग हो जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा एक निश। अगला प्रश्न है धिक खालिस्तान रिक्स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। धिक, तो हमें पता है कि जो धिक अव्यय होता है उसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास कौन कौन से विकल्प है? रामस्य है, बालकात, दुष्टम, दुष्टाय। दुष्टाय भी नहीं हुआ क्योंकि धिक के साथ कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए। तो रामस्य भी गलत हो जाएगा, बालकात भी गलत है, दुष्टम सही हो जाएगा, दुष्टाय भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें 3 नंबर विकल्प आएगा दुष्टम, दिक दुष्टम, दुष्ट को धिक्कार। अगला प्रश्न है औ इति सौरस्य उच्चारण स्थानम भवति। औ इति सौरस्य, औ इस सौर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओदतो कंठोष्टम, ओदतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ट होता है। तो इसमें कौन कौन से विकल्प हैं? दंतोष्टम, कंठोष्टम, कंठतालु, ओष्टम, ये गलत हो जाएंगे, और यह कंठोष्टम 2 नंबर विकल्प है, सही हो जाएगा, दंतोष्टम भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूधन कत्वतु इति मिलित्वा पदम भविष्यति। तो हमारी धातु है भू, इसके साथ कत्वतु प्रत्यय का मेल होने पर क्या बनता है? तो हमारे पास विकल्प क्या है? पहला विकल्प है भवत, दूसरा है भवत, तीसरा है भूत, चौथा है भूतवान। तो वत्तवान, वती, तब तो प्रत्यय जोड़ने पर है पठितवत, पठितवान, पठितवती। तो भूतवत, भूतवान, भूतवती, तो भूतवान हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 नंबर विकल्प होगा भूतवान। अगला प्रश्न है उपवने खालिस्तान कन्या क्रीडंती रिक्स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। उपवन में खालिस्तान कन्या क्रीडंती, तो पहला विकल्प है तिस्र, दूसरा है चतस्र, तीसरा है शब्द, चौथा उपयुक्त सर्वाणी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कन्या शब्द है वो स्त्रीलिंग का बहुवचन है, और स्त्रीलिंग बहुवचन की संख्या ही यहाँ पर आएगी। तो हम देखेंगे कि तिस्र यह भी स्त्रीलिंग का बहुवचन है, चतस्र यह भी स्त्रीलिंग का बहुवचन है, और चतस्र यानी 4 के बाद जितनी भी संख्या आती है वो तीनों लिंगों में समान चलती है, इसलिए सप्त भी सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सर्वाणी। तो उपयुक्त सर्वाणी। हाँ, तो विद्यार्थियों अब हमारा अगला प्रश्न है तव्या फलम खाद्यते इति वाच्य से वाच्य परिवर्तनम भविष्यति। तव्या फलम खाद्यते, तुम्हारे द्वारा फल खाए जाते हैं। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो फलम है इसमें प्रथम विभक्ति आई है, और खाद्यते खाद धातु है। तो यह पूछ रहा है कि इति वाच्य से है, तो यह कर्म, कर्म में प्रथम तो कर्म वाच्य है, तो इति वाच्य से वाच्य परिवर्तन भविष्यति। तो इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो वाच्य परिवर्तन करने के लिए जो तव्या यानी कर्ता है इसमें प्रथम विभक्ति रख देंगे, कर्म में द्वितीय विभक्ति रख देंगे, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगा देंगे। तो तवम फलम खादसी, तवम, तव्या का प्रथम विभक्ति में तवम हो गया, और फलम का द्वितीय विभक्ति में फलम हो गया, और तवम मध्यम पुरुष का एकवचन है तो खादसी हो गया। खादती, खाता, खादंती, खादसी, यह सही हो गया। तवम फलम खादती, इसमें धातु प्रथम पुरुष की आ गई। खाद्यते गलत हो गया। तवम खादसी, यहाँ पर कर्म दिखा ही नहीं है, तो इस प्रकार से इसमें 1 नंबर विकल्प आ जाएगा तवम फलम खादसी, तुम फल खाते हो। अगला प्रश्न है सुबंत इति पदे संधि अस्ति। तो सुबंत इस पद में कौन सी संधि है? तो हम जानते हैं कि सुबंत पद है, इसमें तृतीय वर्ण दे रखा है, और जहां पर तृतीय वर्ण दे रखा होता है तो वहां हम कोशिश करते हैं कि जस्तव संधि करके देखें। तो शुभ धन अंत सुबंत, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर व्यंजन आया है, तो यहाँ पर तो कौन सी संधि होनी चाहिए? व्यंजन संधि होनी चाहिए, क्योंकि शुभ धन अंत पै भै बै, पै तीसरे वर्ण बै में बदल गया। तो पहला है अच संधि, अच संधि तो स्वप्र संधि होती है। दूसरा है स्वर संधि, यह भी नहीं होगी। तीसरा है हल संधि, हो जाएगी। चौथा विसर्ग संधि भी नहीं होगी, तो इसमें विकल्प आएगा 3 हल संधि। अगला प्रश्न है ग्रामम उभ्यतः खालिस्तान वहतः रिक्स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति।
तो हमें क्या देखना है कि ग्रामम उभयतः, उभयतः कारण द्वितीय विभक्ति आ गई इसमें, तो ग्रामम उभयतः खालिस्तान वहतः, वहती वहतः दवी वचन है, दवी वचन है। देखिए हमारे पास जो क्रिया है वो दवी वचन में है, तो यहाँ पर जो कर्ता है वो भी दवी वचन में आएगा, निश्चित है। तो यहाँ कर्ता दवी वचन में आएगा, तो विकल्प देखते हैं। पहला है नद्यो, दूसरा है नदी, तीसरा है नदीम, चौथा है नद्य। तो नदी, नद्यो, नद्य, तो यह द्वि वचन में है, तो नदी शब्द का द्वि वचन होता है नद्यो, तो इसमें एक नंबर विकल्प आ जाएगा नद्यो। गांव के दोनों ओर दो नदियां बहती हैं, तो यहाँ पर वहता द्वि वचन है, तो यहाँ पर कर्ता भी द्वि वचन में आएगा, तो यहाँ पर द्वि वचन नद्यो एक नंबर में है, इसलिए नद्यो विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जाड्यम धियो हर्ति सिंचति वाची सत्यम इति पदे छंदो अस्ति। तो जाड्यम धियो हर्ति सिंचति वाची सत्यम इति पदे छंदो अस्ति। तो अब विकल्प देखते हैं। पहला है आर्या, दूसरा वसंत तिलका, तीसरा द्रुत विलंबित, चौथा है उपजाति। तो सबसे पहले इसमें पद्य, इसमें जो पद्य इसमें देखते हैं कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण है, और आपको पता है कि 14 वर्ण कौन से छंद में होते हैं, तो आर्या में भी नहीं होंगे, द्रुत विलंबित तम नभोभरो यह भी नहीं होगा, उपजाति में भी नहीं होंगे, तो इसमें हो जाएगा वसंत तिलका। तो क्योंकि 14 वर्ण का छंद कौन सा होता है, वसंत तिलका होता है, और इसका लक्षण क्या होता है, उक्ता वसंत तिलका तबजाज गो गह। इसमें क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण व अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इसमें गण व्यवस्था लगा के देखेंगे तो भी इसमें क्रमशः कौन कौन से गण आएंगे, तगण, भगण, जगण, जगण व आखिर में 2 गुरु आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा आ जाएगा, वसंत तिलका छंद आ जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अपना अगला प्रश्न है निर्मक्षिकम इति पदे समासः अस्ति। तो हमारे पास पद क्या है, निर्मक्षिकम। तो आपको बताना है कि निर्मक्षिकम, तो यहाँ पर पहला पद निर आ गया, जो अव्यय है, यानी निर है जो अव्यय है, उपसर्ग है, तो निर उपसर्ग आने के कारण जहां पर पहला पद अव्यय उपसर्ग आता है और नपुंसकलिंग में पद हो, तो उसमें कौन सा समास होता है, अविभाव समास होता है। तो पहला है तत्पुरुष समास नहीं होगा, दूसरा है द्वंद्व भी नहीं होगा, तीसरा है बहुब्री भी नहीं होगा, तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। तो इसमें 4 नंबर विकल्प सही होगा, अव्ययभाव समास। तो मक्षिकाणाम अभाव है, क्योंकि निर्मक्षिकम निर अभाव अर्थ में आता है, तो अभाव अर्थ में आने के कारण इसका जो समास विग्रह होगा निर्मक्षिकम का मक्षिकाणाम अभाव है। अगला हमारा प्रश्न है आसीत इति पदे लकार अस्ति। तो आपको बताना है कि आसीत यह जो पद है, इस आसीत पद में लकार कौन सा है। तो अब देखते हैं हम हमारे पास विकल्प कौन से हैं। पहला है लट लकार, लट लकार में तो अस धातु होती है, अस्ति संति होती है। लोट लकार यह भी नहीं होगा। लंग लकार आसित आस्ताप आसन, तो लंग लकार यह हो जाएगा। लिट में भी नहीं होगा, लिट अस धातु का भविष्यति होता है और भू धातु का भी भविष्यति होता है, तो यह लोट लकार भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा विकल्प आ जाएगा लंग लकार। अगला प्रश्न है हितम मनोहारी च खालिस्तान वच रिक्स्थाने उचित पदम भविष्यति। तो यह हमारी शुक्ति है, तो शुक्ति के अनुसार हितम मनोहारी च खालिस्तान वच, तो पहला होगा दुर्लभम, दूसरा है सुलभम, तीसरा अनुचितम, चौथा न क्वैपी। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, हितकारी और मनोहारी मन को सुंदर लगने वाले वचन एक साथ मिलने दुर्लभ हैं, मुश्किल हैं, तो इसमें हमारा 1 नंबर विकल्प आ जाएगा दुर्लभम। अगला प्रश्न है वर्षेषु इति पदे लिंगम अस्ति। आपको बताना है कि वर्षेषु
इस पद में कौन सा लिंग है? तो पहला है स्त्रीलिंगम, दूसरा है पुल्लिंगम, तीसरा है द्व्यपी, चौथा है नैकोएपी। तो जो वर्ष शब्द होता है उसको हम पुल्लिंग में भी बोल सकते हैं। तो पुल्लिंग में तो होगा वर्ष, वर्षो, वर्षा, और नपुंसकलिंग में होगा वर्षम, वर्षे, वर्षाणी। तो यहाँ पर पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग तो नहीं होगा, पुल्लिंगम पुल्लिंग हो जाएगा, द्व्यपी नहीं हो सकता, और नैकोएपी भी नहीं होता। यहाँ पर यदि नपुंसकलिंग होता तो नपुंसकलिंग भी विकल्प सही माना जाता, क्योंकि वर्ष जो शब्द है उसको पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में ही बोला जाता है, लिखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुल्लिंगम। अगला प्रश्न है इदम शोभनम पुष्पम अस्ति। यह सुंदर पुष्प है, फूल है। अस्मिन वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। यहाँ इस वाक्य में आपको विशेषण पद बताना है। तो यहाँ पर पुष्प यह तो विशेष्य है, और विशेष्य के अनुसार विशेषण होता है। तो शोभनम क्या हो गया? विशेषण पद हो गया। हमारे पास विकल्प क्या है? इदम पुष्पम अस्ति शोभनम। तो इसका उत्तर हो जाएगा शोभनम। तो 4 नंबर विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हमारा जो इस वाक्य में विशेषण होगा शोभनम। हाँ, तो विद्यार्थियों, अपना अगला प्रश्न है 4:45 यानी 4:45 इति समय से संस्कृत भाषायां लेखनम भविष्यति। इस समय का संस्कृत भाषा में लेखन होगा। तो यहाँ पर 4:45 दे रखा है। तो 4:45 का मतलब हो गया 4:45। क्या हो गया? 4:45। तो विकल्प देखते हैं। पहला है पादोन चतुर्वादनम, दूसरा है सपाद चतुर्वादनम, तीसरा है पादोन पंचवादनम, चौथा है सार्ध चतुर्वादनम। तो पादोन चतुर्वादन से तो 3:45 होता है, इसका मतलब तो नहीं होगा। सपाद 4:15 भी नहीं है, सार्ध 3:30 भी नहीं है। तो पादोन पंचवादनम। तो इसका विकल्प हो जाएगा 3 नंबर पादोन पंचवादनम। अगला प्रश्न है नील लोहित इति पदे समास अस्ति। नील लोहित। तो इसमें दोनों तरफ जो विशेषण पद दे रखे हैं, और जहां पर दोनों तरफ विशेषण पद होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है वो आपको पता ही है। तो पहला विकल्प है कर्मधारय है, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा अविभाव है, चौथा है उपयुक्त सर्वे। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ है विशेषण पद आ गए। अगला है प्र धन उठ इति पदे मिलित्वा संधि पदम भविष्यति। तो यह कह रहा है कि प्र के बाद में यदि उठ पद को जोड़ा जाए तो इसमें संधि कौन सी होगी? तो पहला विकल्प है प्रौढ़ है, दूसरा प्रौढ़ है, तीसरा द्व्यपी, चौथा नैकोएपी। तो यहाँ पर गुण नहीं होगी, तो यहाँ पर वर्धी संधि होगी। तो वर्धी क्यों होगी? तो इसमें दे रखा है कि प्रादु होडोढेशेषु, यानी यह कह रहा है कि प्र उपसर्ग के बाद में यदि वह या उढ़ आता है तो वहां पर उढ़ी ऐसे ऐसे आते हैं तो वर्धी संधि होती है। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण से विधि अस्ति। तो आपको बताना है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है। आपके पास 4 विकल्प हैं। आगमन विधि, दूसरा है सूत्र विधि, तीसरा है निगमन विधि, और चौथा है एते सर्वे विधि है। तो आपको बताना है कि इनमें से व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है। तो अब हम जानते हैं कि भाई आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि होती है, सूत्र विधि भी व्याकरण शिक्षण की विधि है, और निगमन विधि भी व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो विकल्प आ जाएगा 4 एते सर्वे विधय। हाँ, तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो पहला विकल्प है रचनात्मक, दूसरा है सृजनात्मकम, तीसरा है ज्ञानात्मकम, और चौथा उपयुक्त सर्वाणी। तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य रचनात्मक भी होता है, सृजनात्मकता भी होता है,
ज्ञानात्मक भी होता है, तो इसलिए इसमें उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सर्वाणी। तो 4 नंबर आ जाएगा उपयुक्त सर्वाणी। अगला प्रश्न है सुंदर लेखस्य अभ्यासाय प्रारंभिक सत्रे उत्तम साधनम अस्ति। यह कह रहा है कि प्रारंभिक सत्रे यानी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में सुंदर लेख सुलेख के लेखन के लिए सुलेख के लिए सबसे उत्तम विधि किसको माना जाता है? तो पहला है अनुलेख है, दूसरा है श्रुतलेख है, तीसरा है प्रतिलेख है, चौथा है निबंध रचना। तो निबंध रचना तो बड़ी कक्षा की बात होगी। इसी प्रकार से प्रतिलेख है भी किसी की नकल करते हैं, देख के लिखते हैं। श्रुतलेख है कोई बोलता है उसको सुन करके फिर लिखते हैं। लेकिन अनुलेख है यानी छोटी क्लासों में जो लाइन होती है उन लाइनों पर अध्यापक शब्द लिख देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि इस प्रकार से इन शब्दों को देख करके आपको लिखने हैं, तो वो होता है अनुलेख है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा उत्तम साधन हो जाएगा? अनुलेख। अनुलेख सबसे अच्छा साधन रहेगा। अगला प्रश्न है दृष्टवा कथ्य विधि इति कस्य विधेर अपर नाम अस्ति। दृष्टवा देख करके, कथ्य कहना या बोलना, देख करके बोलना, विधि इति कस्य विधेर अपर नाम अस्ति, यह किस विधि का दूसरा नाम है? तो दृष्टवा कथ्य देख करके कहो, यह किस विधि का दूसरा नाम है? पहला है वर्णमाला विधि, वर्णमाला विधि का। दूसरा है ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य विधि का। तीसरा है चित्र विधि, चित्र विधि का। चौथा है सामूहिक पठन विधि, सामूहिक पठन विधि का। तो हम जानते हैं कि जो चित्र विधि होती है उस चित्र विधि के अंतर्गत हमें चित्र दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको देख करके कहो या देख करके बोलो। तो इस प्रकार से इसमें 3 नंबर विकल्प आ जाएगा चित्र विधि। अगला प्रश्न हमारा दृश्य काव्यस्य सर्वे काव्यस्य च उदाहरणम अस्ति। दृश्य काव्य और सर्वे काव्य का उदाहरण है, तो आपको बताना है कि दृश्य काव्य और सर्वे काव्य का उदाहरण क्या है। तो कथा, कथा तो नहीं, इसको तो सुना जाता है। रूपकम, हाँ रूपक को देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। जिस प्रकार से हम नाटक है उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो व्याकरण है उसको भी, यह भी दृश्य सर्वे दोनों में नहीं आएगा, तो इसमें आ जाएगा रूपकम। तो हमारा 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा रूपकम। हमारा अगला प्रश्न है सामान्यात् विशिष्टम प्रति इति सिद्धांतो अस्मिन् विधो भवति। तो आपको बता दें सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत है वो किस विधि में होता है? सामान्य से विशेष की ओर। तो पहला है आगमन विधो, दूसरा है निगमन विधो, तीसरा है द्वावपि, चौथा है नैकोपि। तो हम जानते हैं कि निगमन विधो, निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत का पालन किया जाता है, इसलिए इसमें हमारा 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा निगमन विधो। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न उत्तर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न संति। तो आपको बताना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो पहला विकल्प है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, सत्यासत्य प्रश्न, मिलान पद प्रश्न, उपयुक्त सर्वे। तो हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी आते हैं, सत्यासत्य प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ में आ जाते हैं और मिलान पद के प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ जाते हैं। तो हमारा विकल्प हो जाएगा 4 उपयुक्त सर्वे। हमारा अगला प्रश्न है अजरामृता कस्य नायथेव पूरी प्रिया इति चरणे अलंकार अस्ति। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो हमारा जो पद्य है वो है अजरामृता। तो इसमें यदि हम देखें तो विकल्प 4 कौन कौन से? पहला है अर्थांतर न्यास है अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा है सलेश और चौथा है रूपकम। तो हम देखते हैं कि एक तो हो गया अयर और दूसरा हो गया अमरता, यानी एक पद है अजरामृता। तो इसका
एक तो अर्थ हो गया कि अजरता और अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या की तरह पूरी नगरी है वो किसको प्रिय नहीं है। और दूसरा हो गया अजरामरता, अज और राम से युक्त अयोध्या की तरह पूरी किसको प्रिय नहीं है। तो पदेर अनेकार्थ विधान श्लेषिष्यते, एक पद के अनेक अर्थ निकले उसमें कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। तो इस प्रकार से इसमें अज रामरता या अज अजरता अमरता जो पद है वो अलग अलग अर्थ दे रहे, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है अच इति प्रत्याहारे कति वर्णा भवन्ति, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। पहला हमारा उत्तर है 9, दूसरा है शप, तीसरा है 10 और चौथा है एकादश। तो अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं और स्वरों की संख्या 9 होती है, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा 9। 9 माने 9, एक नंबर विकल्प से ही आ जाएगा। यह जो अब अच प्रत्याहार देखेंगे तो ए यूण रीद रीक ए ओंग ए ओ च, तो इस प्रकार से यदि हम इसमें देखें तो कितने वर्ण आ गए, 9 वर्ण आ गए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस प्रकार से अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं। तो स्वरों की संख्या इस प्रकार से कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। हाँ तो विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।